तो डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे? हम डिस्कस कर चुके थे अप टू दी आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक के टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इनटू वॉल्यूम इसका प्रोडक्ट आपके पास इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते रहते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे पास चेंज होते हैं, लेकिन हमारे पास इनका प्रोडक्ट आपके पास हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। यानी कि हमने एक बात समझ ली थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे थे, और आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये हमारे पास था। या फिर हमारे पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्यों ना हम इसकी इक्वेशन और स्टेट का ग्राफ बनाकर देखें कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये मेरे पास आ गया P और ये मेरे पास आ गया V। तो मेरे पास एक तरफ आपके लिए आ गया P और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया V, और इस P और V का ग्राफ अगर हमारे पास ऐसे आता है तो ये दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इस लाइन को हम आइसोथर्म भी बोलते हैं। यहां पर ये प्रोसेस जब शुरू हुआ तो P1 V1 और टेम्परेचर T1, जब ये खत्म हुआ तो P2 V2 और टेम्परेचर T1 ही रहेगा। टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, तभी तो इसका नाम क्या? आइसोथर्मल। यानी कि इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी चलो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपका टेम्परेचर इस लाइन पे कहीं पर भी कांस्टेंट रहेगा। यहां पर इस लाइन पे P आपके पास चेंजेस, आपका P चेंज होगा, V वॉल्यूम ये भी चेंज होगा, बट लेकिन बच्चा हमारे पास P इंटू V इनका प्रोडक्ट आपके पास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप कहीं पर भी ले लीजिए। सपोज कि कोई बच्चा बोलता है सर यहां पर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा देखिए जी यहां पर प्रेशर मेरे पास आपके पास कितने के बराबर आ गया? P3 V3, लेकिन टेम्परेचर, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर अभी भी यहां पर T1 ही रहेगा। आप इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर चलें, आप इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर चले, कोई भी पॉइंट हो आपके पास, वहां पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम इसका प्रोडक्ट हमेशा आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंडिपेंडेंटली चेंज होते हैं, मतलब कि दोनों बच्चे आपके पास अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट के बराबर। इस लाइन का एक स्पेशल नाम और भी है, सच ग्राफ इज आल्सो नोन एज टू बी दी आइसोथर्म्स। ऐसे ग्राफ का एक और नाम है जिसको हम यहाँ पर आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पर कोई टीचर हमको यहाँ पर इस आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी ग्राफ बनाने को बोलता है, तो पीटी ग्राफ कैसा बनेगा? हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का ये पीटी ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर कोई टीचर हमेशा आपको ये बोल देता है कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ये मेरे पास वीटी ग्राफ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के ये तीन अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं, जहां पर एक ऑब्जेक्ट, एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ को बढ़ता जा रहा है। रास्ते में तो इनफाइनाइट स्टेट्स हो सकती हैं, और हर स्टेट के ऊपर टेम्परेचर सेम रहेगा, तभी इस लाइन को हम आइसोथर्म बोलते हैं। P और V के बीच में बनती है आइसोथर्म, POT के बीच में नहीं, VOT के बीच में नहीं। और इस आइसोथर्म के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे, प्रेशर और वॉल्यूम पिछले से अलग मिलेगा पर टेम्परेचर सेम मिलेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपके पास पिछले वाले के बराबर मिलेगा। तो ये मेरे पास आइसोथर्म्स बन जाती है जी। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है प्रणीत, जगजोत, शौर्य, ये पॉइंट क्लियर है? चलो अब चलते हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, हमारे पास जब हम आइसोथर्म बनाते हैं तो टीचर बोलता है व्हाट विल हैपन अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे आइसोथर्मल
प्रोसेस हो रहा हो, अगर मेरे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रोसेस हो रहा हो, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, मेरे पास यहाँ पर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं या तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, T2 ग्रेटर देन T1, आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका P और V में क्या हो सकता है, जरा चेक कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया P और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, V आ जाएगा। यहाँ पर ये एक आइसोथर्म बनेगा जो कि एक टेम्परेचर को बताएगा और ये मेरे पास दूसरा आइसोथर्म बनेगा जो क्या हमारे पास दूसरे टेम्परेचर को बताएगा। यानी कि ये हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर्स को इंडिकेट करते हुए आइसोथर्म है। एक ही प्रोसेस को दो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस से चलवाया गया। तो पहले का टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर T1 होगा और दूसरे का T2। तो क्या समझे, आप यहां से जितनी दूर ग्राफ बनाते जाओगे ये वाली लाइन, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर यहाँ पर क्या करता जाएगा बच्चे, आपके पास शाबाश बताओ, आपका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज। अच्छा सर ये इतना इजी है, बिल्कुल। और अब आपको एक बात बतानी होनी चाहिए, द ड्राइंग द आइसोथर्म इज एन आर्ट, ड्राइंग द आइसोथर्म, ड्राइंग द आइसोथर्म इज एन आर्ट। ये बच्चा हमारे पास एक आर्ट है, इज एन आर्ट, और ये किसी किसी बच्चे को ये आर्ट आती है और जिसको आती है वो क्वेश्चन को कमाल से कर जाता है। मैं बताता हूं कैसे। हमारे पास ये दो आइसोथर्म सेम सिस्टम के लिए लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम के ऊपर ही ऐसा चल रही। हमारे पास अब टीचर कोई पीवी डायग्राम देखता है, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो ये आपको इस चैप्टर ही नहीं, ये चैप्टर के बच्चे बाद भी केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ये बड़ा हेल्प करेगा। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक आपके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है और ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अंदर चीजें आपके पास कैसे चल रही हैं, ये चीजें हमारे पास इस तरीके से आपके पास चल रही हैं। और ये पॉइंट कौन से हैं, ए, ये बी और ये सी और ये आपको डी। अब देखो मैं क्या इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, यहां पर अगर मैं एक आइसोथर्म को ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये मेरे पास पहली आइसोथर्म ड्रॉ हुई, यहां पर ये मेरे पास दूसरी आइसोथर्म ड्रॉ हुई और यहाँ पर ये मेरे पास तीसरी आइसोथर्म ड्रॉ होगी। क्या चीज पता लगी बच्चे, बता सकता है कोई बच्चा? यहां से टीचर ने सिर्फ ये एक ऐसा प्रोसेस देके आपको बोलना है कि इसमें इन चारों पॉइंट्स के टेम्परेचर्स के बीच में क्या रिलेशन है। बता सकते हो आप क्या रिलेशन है, बोलो शाबाश। तो मेरे पास है टेम्परेचर ऑफ ए सबसे छोटा होगा लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी और डी, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, हमारे पास सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा, लेकिन ए से बड़ा होगा और आपस में सेम क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम आइसोथर्म पे लाई कर रही है। और रह गया सी, तो सी का आइसोथर्म सबसे आगे है, जितना आगे आइसोथर्म बनेगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। सो इसके अंदर सबसे बड़ा टेम्परेचर किसका आ जाएगा, सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद रखना, अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर भी आ रही है तो नाउ यू कैन अप्लाई माय कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री आल्सो। मैं सही कह रहा हूं आपको, आप केमिस्ट्री में बच्चे मेरा कॉन्सेप्ट लगाकर देखना, आपको मजा आएगा, आपको लगे यार ये मुझे ज्यादा बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सिस्टम काम कैसे करता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, शाबाश। है कोई डाउट किसी किस्म का, है कोई डाउट किसी किस्म का, यस और नो? अरे बी और डी में हम एक ही आइसोथर्म बनाएंगे? एग्जैक्टली देखो हम बनाएंगे नहीं, बन जाता है बच्चा हमारे पास, क्योंकि आपकी याद रखना ड्राइंग द आइसोथर्म इज अ फ्री हैंड। ये बच्चा हमारे पास क्या है, एक फ्री हैंड आपके पास क्या ड्राइंग होती है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जगजोत, यानी ये वो प्रॉब्लम्स है जो किसी साइंटिस्ट ने डेवलप की थी ये बताने के लिए कि ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमको देखनी आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आपको थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स में मिलती है और वहां से हम सोचते हैं अच्छा ओ ये बड़ी अच्छी सी चीज है। यहाँ पर हमको देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका आइसोथर्म डी से पीछे रह जाए, लेकिन ये एक बड़ी जिसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम हम
बनाते हैं, खुद साइंटिस्ट लोग बनाते हैं आपको बताने के लिए कि यार देखो ये एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें बी और डी सेम आइसोथर्म्स के ऊपर लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से मुझे लर्न करना है, क्या लर्न करना है, क्या आइसोथर्म्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आइसोथर्म, अब देखो ना टीचर अब आपको बोलेगा आप ए से डी की तरफ को गए तो टेम्परेचर बढ़ा, डी से सी की तरफ को गए तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चा, हमारे पास टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो गया, मेरी बात समझे। और फिर आप बी से सी की तरफ को आ रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चा आपके पास यहाँ पर फिर कम हो रहा है, और फिर आपके पास बी से ए जा रहे हो और कम। अब देखो ना टीचर ने क्या बोलना है, टीचर ने यहाँ पर बोलना है काके इस ग्राफ को देखते हुए आपने कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर देना, सपोज कि वीटी ग्राफ को ड्रॉ कर देना, ठीक। अब तो कैसे ड्रॉ करेगा, अब तो ड्रॉ ऐसे करेगा काके, बड़ा ध्यान से ड्रॉ करना होता है। चल तू ए से स्टार्ट कर, ए से लेके डी के बीच में, ए से लेके डी के बीच में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, वॉल्यूम बच्चा हमारे पास यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि आपका वॉल्यूम ए से डी की तरफ को बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, क्या प्रेशर भी बढ़ रहा है, यस और नो, बताना जरा यहाँ पर। नो देख लेना बच्चे, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेशर अगर आप देखें तो प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है बच्चे, ओरिजिन से। तो यानी ए से डी आप ग्राफ को ऐसे बनाओगे। लगी बात कुछ समझ में, लगी बात कुछ समझ में। ए से डी आपने ग्राफ ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ए से डी पे आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट प्रेशर वीटी के कहां से पास होता है बच्चे, ओरिजिन से। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल जी, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर मेरे पास मान लो टेम्परेचर T1 है और ये T2 है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब बताओ डी से सी आपके पास क्या हुआ, डी से सी क्या हुआ, अब बताओ डी से सी क्या हो गया। अब डी से सी वॉल्यूम हो गया काके कांस्टेंट, डी से सी वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बच्चा हमारे पास, बताओ प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा सर मगर आपके पास प्रेशर भी बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आप सोच के बताओ यहाँ पर मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर ग्राफ अब ऐसा बनेगा, समझ पा रहे हो। इस ऐसा ग्राफ बनाने का देखो रीजन क्या है, जब मैं डी से सी जाऊंगा तो यहां से ये वाली लाइन यहाँ की तरफ को अगर जाती है तो बताओ, जब आप ए वाली लाइन एडी लाइन और ये जो लाइन आप अभी ड्रॉ कर रहे हो इन दोनों के ऊपर वॉल आपके पास प्रेशर सेम होता है कि बच्चे चेंज होता है, चेंज, क्योंकि स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो स्लोप आपके पास कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो डी से सी ये देखो टेम्परेचर भी बढ़ गया आपका बच्चे, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और साथ ही साथ बताओ बच्चे आपका प्रेशर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ये बात पता लगी, डी से सी मैं इधर ही क्यों जाऊंगा, क्योंकि जितनी लाइन टेम्परेचर एक्सिस पे चलती जाएगी उतना बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाता है। ये पिछले कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, कॉपी ओपन नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता, जिससे वो आगे वाली क्लास में कुछ नहीं समझ पाता, और वहीं से फिर वहां पे डाउनफॉल कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं यार, ये तो सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं यार, मैंने पिछला लेक्चर भी नहीं देखा। अब बताओ सी से बी बच्चे, अब आपके पास क्या हो रहा है, सी से बी अगेन अब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है काके तो आपका ग्राफ कहां से पास होना चाहिए बच्चे, बताओ, ये देखो आपका ग्राफ कहां से पास होना चाहिए, और टेम्परेचर की, अब आप देखो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, और प्रेशर कांस्टेंट। तो ये जो मेरे पास लाइन है सी से बी, ये कुछ ऐसी लाइन होनी चाहिए जो कि ओरिजिन में से पास होने वाली होनी चाहिए, हाँ या ना, ओरिजिन में से पास होने वाली चाहिए ना। क्यों ओरिजिन में से पास होने वाली चाहिए, जरा बताओ बच्चे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपका जो प्रेशर देखो, प्रेशर बड़ा भी है कांस्टेंट भी है, तो ओरिजिन में से पास होना चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, बी से सी अप्रोप्रिएट है। अब बताओ बी से ए की तरफ को क्या हो रहा है, जरा कोई बच्चा बता सकता है, बी से ए। अब बी से ए बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर क्या हुआ, और कम हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया, और आपका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, और वॉल्यूम
कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप ऐसे करके यहाँ पहुंच जाओगे। बन गया बच्चे वीटी ग्राफ आपके पास। एक सिंपल सा पीवी ग्राफ से मैंने क्या बना दिया, एक वीटी ग्राफ बना दिया, आपको आइसोथर्म भी समझा दिया, सारे कॉन्सेप्ट, ये छोटी सी एक प्रॉब्लम के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। बच्चा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करता है कि सर मैं कैसे कैसे ग्राफ बना सकता हूँ, तो ग्राफ बनाना एक आर्ट है काके, और ये तभी बन पाएगी जब आपका ध्यान पूरी तरह से क्लास में हो। इसके अंदर कोई बहुत स्पेशल एबिलिटीज की जरूरत नहीं है, कहां से कौन सी लाइन पास हो रही है, क्या चीज बताई जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अगर आप समझ पाओगे तो क्वेश्चन भी आपके पास हो पाएगा। चलो मैं आगे की तरफ, और ये क्वेश्चन बच्चे जितनी बार आप रिपीट करोगे ये वाला क्वेश्चन, उतनी बार आपको यहाँ पर फायदा। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप घर पे जाकर बोलोगे सर मैं पीटी ग्राफ बनाऊंगा, और पीटी ग्राफ बनाकर मैं आपको बताऊंगा सर पीटी ग्राफ कैसे बनता है। ये तो बन गया वीटी ग्राफ। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ बच्चे। यस सर। अब हमारे पास चलते हम आगे की तरफ और चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्या चीज है हमारे पास, देखो हमारे पास अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द वर्क डन in the isothermal process. Work done in the isothermal process. Isothermal process जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो नंबर 1 पॉइंट वी हैव डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास P डेल्टा V। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U क्या होना चाहिए बताओ शाबाश। फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U, delta U should be equal to 0. So delta Q is equal to P delta V. So all the heat is converted into work. All the heat is converted into work done. This is converted into work done. ये हमारे पास work done के अंदर convert हो जाएगी। चलो जी, अच्छा सर ये बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये ऐसे ही होना। और फिर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसका एक्सप्रेशन डेवलप करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन डेवलप करूं तो वर्क डन इज ए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और मैं वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ को जा रहा हूं, पी डी वी। नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करूं तो वो क्या बोलता है बताओ शाबाश। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करता हूं तो पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंड देयरफॉर आपके पास P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ऑफ कोर्स ये आपने केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन की होगी कि आपके पास V1 अपॉन V, P की जगह nRT अपॉन V इंटू dV। अगर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया जाए nRT dV अपॉन V, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V आपके पास लॉग आ जाएगा। तो dV अपॉन V आपके पास लॉग आ जाएगा nRT लॉग टू द बेस ऑफ E, और ये V और वॉल्यूम V1 से लेके V2। तो मेरे पास है nRT लॉग टू द बेस ऑफ E V2 माइनस लॉग टू द बेस ऑफ E इंटू V1, ये मेरे पास आ गया। लॉग में जब दो चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वो बेसिकली आपस के अंदर क्या हो जाती है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। तो nRT और V2 अपॉन V1 ये हमारे पास है, जहां पर n नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, log टू द बेस ऑफ E ऑफ बच्चे V2 अपॉन V1। मैं log टू द बेस ऑफ E को 10 पे भी लेके जा सकता हूं, तो T 2.303 nRT log टू द बेस ऑफ E V2 अपॉन V1। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो ये मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको आप ऑलरेडी एक बार केमिस्ट्री में आप कर चुके होते हो, तो इसको लर्न करना है, और ये जो लास्ट में फॉर्मूला आ गया इसको कनेक्ट कर देना है मेमोरी के साथ, इसको कनेक्ट कर देना है मेमोरी के साथ। nRT log टू द बेस ऑफ E आपके पास V2 अपॉन V1, तो बड़ा आसान है। अच्छा बहुत आसान है, बिल्कुल। अगर ये हमारे पास बहुत आसान है, देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, कैलकुलेट
आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन, पीछे कर दो, 2 मिनट को नोट करना था। अब मैं करवा देता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस टू टू आपके पास डबल द वॉल्यूम, टू डबल द वॉल्यूम, ताकि आप वॉल्यूम को डबल कर सके। टू डबल द वॉल्यूम आपके पास एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। आप 300 केल्विन के टेम्परेचर पे उसको क्या कर सको, वॉल्यूम को डबल कर सको। जी बोलो बच्चे। सर हम इसमें वो भी लेते थे ना, लॉग से पहले LN भी लेते थे हम। हाँ, अगर आप उसको ln बोले या log टू द बेस ऑफ e बोले तो दोनों सेम चीज। इसका मतलब होता है log नेचुरल, इसका मतलब ये log नेचुरल, मतलब कि ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये बच्चे आपके पास इसकी करेक्ट फॉर्म है या ना, दोनों का मतलब सेम। ओके सर। चले अब आगे चले। -T1 केमिस्ट्री में किया होगा डिराइव आपने, हाँ या ना? यस हाँ या सर, ना? हाँ किया होगा केमिस्ट्री में डिराइव। यस सर, हो गया सर। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चे देखो, मैं तो आपको बता सकता हूँ, ये अब आपने देखे या नहीं देखे ये अब आप पे डिपेंड करता है भाई, कि आपने केमिस्ट्री के, मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि भाई इसको पढ़ के आपकी केमिस्ट्री के ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मैं आपको एक पॉजिटिव दे रहा हूँ कि हो जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे बेटा। यस सर, यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मेरा वॉल्यूम डबल हो रहा है, यानी कि हमारे पास V2 इज अ ट्वाइस ऑफ आपके पास V1 हो रहा है, और टेम्परेचर मेरे पास 300 केल्विन है। चलो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे हम यहाँ पर 3 मोल्स ले लेते हैं, थोड़ा सा बच्चे हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा, दिस इज nRT मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस ऑफ E V2 अपॉन V1। यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3 8.31 और 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस ऑफ 10 और V2 ट्वाइस ऑफ V1 अपॉन V1। अब log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 कितना होता है, जल्दी बता सकता है कोई बच्चा? तो 2.3033 इंटू 8.31 इंटू 300, log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 कितना होता है, 0.3010। ये पता है बच्चे आपको, हाँ या ना बच्चे? ये पता है log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 की वैल्यू, log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 की वैल्यू पता है? अगर नहीं पता तो आप इसको याद कर सकते हो। देखो मैंने इवनिंग बैच में कराया, वहां पर बच्चों को इसकी वैल्यू पता थी, तो वहां से हम कुछ समझ के कि यार अगर ये वैल्यू मुझे पता है तो मैं क्वेश्चंस को हैंडल कर पाऊंगा। अगर आपको पता है बहुत बेहतर, नहीं पता बच्चे तो याद कर सकते हो। तो 2.303 इंटू 3 बच्चे इंटू 0.31 आपके पास, इंटू हमारे पास 300, और बच्चा हमारे पास इंटू 0.0310। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा, दिस इज अ 534 जूल के आसपास आपका वर्क डन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है। हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चे, हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चे, बोलो। चलो सो ये हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। हाँ, लॉग के रिलेटेड आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मान लिया जाए कि हमारे पास अगर कोई टीचर आपको बोलता है log टू द बेस ऑफ 10 और 1/4, तो इसको करना कैसे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ये 2 की पावर -2 लिखी जा सकती है, और इसको लिख सकते हो -2 log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक? तो ये बात पॉइंट आप हमेशा याद रख लेना कि आपको log के क्वेश्चन करने आने चाहिए। जैसे कोई टीचर बोल देता है log टू द बेस ऑफ 10 ऑफ आपके पास यहाँ पर मान लिया जाए 32, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? log टू द बेस ऑफ 10 और 32 को क्या लिखोगे, 2 raised to power 5, तो 5 log टू द बेस ऑफ 10 इंटू 2,
लॉग के अंदर क्या होता है कि जो भी नंबर लॉग के ब्रैकेट के अंदर आता है, अगर उसकी कोई पावर है तो उसको सॉल्व करने के लिए पावर को आप सामने लेके आ सकते हो। उसके बाद लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ 2 कितना है 0.301005 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब एक और चीज भी कर सकता है। बच्चा बोलता है क्या सर, मैं बोलता हूँ देख ध्यान से देखना, हमारे पास क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले किया था कि P1 बाई P2 किसके बराबर है V2 अपॉन V1। मेरे पास यहाँ पर वर्क डन को और आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ, आपका वर्क डन और किसके बराबर आ जाएगा 2.303। तो लॉग टू आपके पास NRT और मैं बड़े ध्यान से देखूंगा NRT और लॉग टू द बेस ऑफ 10 और यहां पर अब ऊपर वॉल्यूम फाइनल नहीं, प्रेशर इनिशियल और नीचे प्रेशर फाइनल आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आइसोथर्मल वर्क डन का एक तरीका है जिसके अंदर हम V1 बाई V2 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बच्चे P1 बाई P2 से। ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट वन, सो अब बच्चे हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं द स्लोप ऑफ द आपके पास आइसोथर्मल ग्राफ, द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल ग्राफ। एक आइसोथर्मल ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती है, स्लोप बच्चा हमारे पास dy बाई dx होती है। तो ये मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपके पास मैं P और V के बीच का ग्राफ आपको बता रहा हूं। यहां पर अगर ये प्रोसेस आपके पास इस तरीके से इनिशिएट हो रहा है तो हमारे पास जो इसकी स्लोप होगी वो इस तरीके से आपके पास डिफाइंड हो जाती है। ये देखिए बच्चे, ये स्लोप है, यह हमारे पास इसकी जो स्लोप है यह हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड हो जाती है, यानी कि एंगल थीटा से आपके पास यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगी। तो यह हमारे पास यहाँ पर इसकी स्लोप कुछ इस तरीके से आपके पास डिफाइंड हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसकी स्लोप dy यानी कि dp अपॉन dx यानी कि dv के बराबर हो जाएगी, dp अपॉन dv। ये हमारे पास इसकी स्लोप है विच विल बी इवेंचुअली इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमें पता है बच्चे, लेकिन निकाले कैसे मैं बताता हूं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है जरा देखिए, तो हमारी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए बड़ा सिंपल सा चीज है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यहां पर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए P को कांस्टेंट रखा, V को डिफरेंशिएट किया, V को कांस्टेंट रखा, P को डिफरेंशिएट कर दिया और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, 0। यहां पर मेरे पास VDP को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और आप यहां पर PDV को आगे की तरफ को लेके चले जाएं। चीजों को अगर रीअरेंज कर देते हो तो DP अपॉन DV बताओ किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ P अपॉन V। तो ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप किसके बराबर हो जाती है, माइनस ऑफ P बाई V, minus of P by V. Now this is the slope of the isothermal process. ये पूरी तरह से हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। एक और चीज जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर हम दूसरी चीज क्या समझ सकते हैं, the bulk modulus of the isothermal process, the bulk modulus of the isothermal process, the bulk modulus of the isothermal process। कैसे, हमारे पास अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस बताओ कैसे और कहां पर आता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इनटू आपके पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस आर्टिकल। अगर मैं अपने पिछले आर्टिकल को ध्यान से देखूं, जो पिछला आर्टिकल मैंने बनाया उसको ध्यान से देखूं, तो मुझे बताओ क्या चीज आ रही है बच्चे, यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर पिछले आर्टिकल को देखा जाए तो VDP इज इक्वल टू माइनस P इंटू DP।
तो इसको दिमाग में रखते हो आगे चलते हैं। तो VdP इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इंटू dB, और dP इज इक्वल टू, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ P इंटू dV अपॉन V। मेरी बात को आप समझ गए, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर गए। ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया, चेंज इन द प्रेशर। ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जल्दी बता दो, देयरफॉर बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर कंपेयर किया जाए तो बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस किसके बराबर है, बताओ शाबाश। प्रेशर। इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये पता लग गया, बिल्कुल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आएगा और आपको इसके अंदर से घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई स्पेशल आपको बच्चे कोई चेंज थोड़ी ना कर लेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये आपके पास जैसा है आपके पास वैसे का वैसा रहेगा। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक, मैंने ग्राफ भी बताया आपको कि ग्राफ क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ये सारी चीजें अब मुझे याद होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास कुछ गैसेस एक और प्रोसेस करती हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक सडन, एक रैपिड, एक सडन, एक रैपिड, एक फास्ट प्रोसेस होता है। एक सडन, एक रैपिड, एक फास्ट प्रोसेस होता है इन विच, जिसके अंदर, इन विच जिसके अंदर द गैस, जो गैस होती है बच्चे, इज नॉट अलाउड, द गैस इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज the heat from the environment, to exchange the heat with surrounding, to exchange the heat with the surrounding। यानी कि ये सराउंडिंग से हमारे पास किसी किस्म की कोई हीट आपके पास एक्सचेंज नहीं करेगा। इसको बच्चे हम आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो जाता है। ये सिस्टम हमारे पास पूरी तरीके से आपके पास इंसुलेट हो जाता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ये जो पिस्टन लगा है ये फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है और इंसुलेटेड है। इसकी साइड्स भी इंसुलेटेड है और अब इसका बेस भी हमारे पास क्या है, इंसुलेटेड है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वॉल्स और पिस्टन इंसुलेटेड था और बेस कंडक्टिंग था, और यहां पर मेरे पास क्या है काके, यहां पर मेरे पास वॉल्स, आपका बेस, आपका पिस्टन, हर जगह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंसुलेटेड है। हीट को अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वहां पर हमारे पास वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो सके। यानी कि आपके पास डेल्टा क्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। डेल्टा क्यू 0 के बराबर है। बट लेकिन बच्चा हमारे पास, लेकिन द टेम्परेचर चेंजेस, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा, और ये तब चेंज होगा जब ये अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट को चेंज करेगा। द टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द स्टेट of the gas, change in the state of the gas, change in the state of the gas। यानी state of gas में अगर चेंज आएगा तो हमारे पास यहां पर आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। कैसे, याद रखना, अगर अब हमारी गैस एक्सपेंशन करती है, अगर मेरी गैस अब एक्सपेंशन करती है काके, तो ऐसा करने से मेरे पास जो गैस का टेम्परेचर है अब नीचे गिरेगा। तो आइसोथर्मल में क्यों नहीं नीचे गिरा, क्योंकि बेस कंडक्टिंग थी। जैसे टेम्परेचर नीचे गिरता तो आपकी हीट अंदर चली जाती। और अगर यही गैस आपके पास कंप्रेस करे, आइडियाबैटिक कंप्रेशन करे, आइडियाबैटिक कंप्रेशन करे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो अब इंक्रीज होगा। रिमेंबर, यहां पर चेंज इन दी हीट एनर्जी इज 0 बट द टेम्परेचर इज चेंजिंग। मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी इज चेंजिंग ड्यू टू द
एक्सपेंशन और द कंप्रेशन ऑफ द गैस। ये गैस जो हमारे पास है, जो PV इज इक्वल टू nRT को हर जगह पे फॉलो करती है आपके पास, वो आपके पास अपने टेम्परेचर को चेंज करेगी और हीट इज नॉट अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या आ जाती है, देखें जरा बच्चे। हमारे पास इसके इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास कैसे आ जाती हैं, ये बच्चा हमारे पास आ गई PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया, जहां पर गामा मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लस ऑफ 2/f। एफ बच्चा हमारे पास मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक, और मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और ट्रायटॉमिक के लिए बच्चा हमारे पास 7 हो जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर गामा एक्सपोनेंट है बच्चे, और किसका एक्सपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए, पर उनका ये वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, P1 V1 रेज टू पावर गामा। अगर प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का ये वाला प्रोडक्ट रेज टू पावर गामा वाला प्रोडक्ट आपके पास जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरे पास 2 इक्वेशन और भी आनी चाहिए, और वो 2 इक्वेशन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से समझना। यहां पर बच्चे T और V रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अब आप में से कोई भी बच्चा सोच सकता है, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, तो P को प्रेशर को रिप्लेस कर दिया T/V से, तो इससे ये वाला रिलेशन भी आ जाएगा। और या फिर P रेज टू पावर 1 माइनस गामा, और आपके पास T रेज टू पावर गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाला लिखवा रहा हूं, T रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीसरा रिजल्ट भी मेरे पास यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी आई थिंक सो हम केमिस्ट्री में कर चुके होते, तो हमको ज्यादा से ज्यादा यहां पर आपके पास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कि ये 3 रिलेशन मुझे याद होंगे, तो मैं आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर प्रेशर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो इनके बीच का क्या रिलेशन होगा, अलोंग विद गामा। यानी कि नेचर ऑफ गैस भी इंपॉर्टेंट है, कि वो मोनो है, वो डाया है, या वो आपके पास बच्चे ट्रायटॉमिक। अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आइडियाबेटिक प्रोसेस होते हुए। और यहां पर एक वर्ड आप बार बार सुनोगे, सडन प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, और बच्चे आपके पास फास्ट प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमारा सिस्टम इंसुलेटेड होता है कि कंडक्टिंग होता है, जरा बता दो। तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से इंसुलेटेड। तो ये रिलेशन काके इसका तो प्रिंट आउट लेके दीवार पे चिपकाने वाली बात होती है कि मैं भूल ना जाऊं। एक मेरी भूल क्वेश्चन बर्बाद कर देगी। और जब क्वेश्चन बहुत बहुत इजी था सर, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया सर, मेरे को दिमाग में बात नहीं रही कि इसको करना कैसे था। इसमें बच्चे कोई तो वो नहीं होनी चाहिए कि कल को सर मैं भूल गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। नहीं, बिल्कुल कुछ भी बच्चे आपके पास इसमें से एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और हाँ, अगर टीचर आपको नॉर्मल एयर देता है, नॉर्मल आपको एयर देता है बच्चे, तो नॉर्मल एयर का, वैसे तो बच्चे वो गामा दे देता है, तो नॉर्मल एयर का गामा बच्चे 1.5 भी लिया जाता है, ये वो प्रोवाइड करेगा तो आपने लेना है। लेकिन अगर वो प्रोवाइड ना करे तो फिर आप नॉर्मल एयर का गामा बच्चा हमारे पास जो है, आप देखेंगे इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमारे पास नॉर्मल का जो आपके पास गामा है वो आप डायटॉमिक को लेके अपने दिमाग में लेके चलोगे। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर, नॉर्मल एयर मतलब कि नॉर्मल जो हमारे आसपास की एयर है उसके लिए गामा डायटॉमिक के हिसाब से चलेगा। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, आइडियाबेटिक प्रोसेस। हमारे पास जो आइडियाबेटिक प्रोसेस है काके, इसको समझना तो बहुत इजी है, लेकिन क्या इसका ग्राफ हमारे पास वैसे ही होगा जैसे बच्चा हमारे पास आपके पास PV का ग्राफ आपके पास इसके अंदर से वैसे ही होगा बच्चे जैसा हम सोच रहे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि देखो ना, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बच्चा हमारे पास आ गया।
पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होगा? अब इसका ग्राफ बच्चा हमारे पास कैसा होगा, तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना बच्चे कि आपके पास इसका ग्राफ कैसा होगा। तो फोकस करते बच्चा हमारे पास, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा बच्चे वो आपके पास इस तरीके से होगा। ये ग्राफ आपके पास ऐसे। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है, सर आइसोथर्मल का भी तो ऐसे था, आइसोथर्मल का ग्राफ भी तो ऐसे ही था, अब आप इसका ग्राफ भी ऐसे बना रहे। जरा फोकस करना बच्चे, देखना ये हमारे पास आइसोथर्मल है, ये देखो आपका आइसोथर्मल। और जरा देखो कुछ कुछ फर्क नजर आ रहा है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा आपको। ये हमारे पास शार्प है, ये थोड़ा शार्प है बच्चे, ये पीवी वाला थोड़ा शार्प है, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। और यहां पर बच्चा हमारे पास टेम्परेचर, ये P1 V1 और टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर T1 है, ये P2 V2 और टेम्परेचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चा आपके पास, ये टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर आ गया T1। लेकिन क्या यहाँ पर भी सेम होता है? नहीं, देखो P1 V1 T1 और यहाँ पर बच्चा हमारे पास P2 V2 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चा आपके पास T2 के बराबर आ गया। मेरी बात को समझे, ये मेरे पास है एक आइडियबैटिक। शार्पनेस देखो ना, वो ज्यादा शार्प है, इसकी एक बैली सी निकली हुई है, लेकिन बच्चे ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, हाँ या ना, ये ऑलमोस्ट बच्चा हमारे पास स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। तो आइडियबैटिक प्रोसेस और ये बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। और यहाँ पर एक आइडिया और लगाना है, यहाँ पर गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो बताओ फाइनल टेम्परेचर बड़ा कि छोटा? तो फाइनल टेम्परेचर छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बता के हटा हूं क्या एक्सपेंशन के अंदर, आइडियबैटिक प्रोसेस के अंदर आपका जो पिस्टन है वो ऊपर भागता है, गैस के मॉलिक्यूल्स अलग थलग पड़ते हैं, तो उनकी इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर अगर कोई टीचर ग्राफ ऐसा बनाकर देता है तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पे T2 जो है बच्चा हमारे पास T2 इज लेस देन आपके पास T1 है, T2 इज लेस देन T1। क्यों? क्योंकि ये आइडियबैटिक एक्सपेंशन होगी, ये आइसोथर्मल है। देखो शार्पनेस से पता लग जाएगा। मतलब लास्ट पॉइंट करवा रहा हूं बच्चे, मतलब बच्चा हमारे पास पीवी रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जिसने ये एक ग्राफ पढ़ लिया उसके बच्चे सारे ग्राफ तैयार होंगे। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ये ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पर ये P और ये बच्चे आपके पास आ गया V। मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं एक, और यहाँ पर बच्चे दूसरा, ये बच्चा आपके पास तीसरा, और ये बच्चा हमारे पास चौथा, और चलो एक और ग्राफ बना देते पांचवा। ध्यान से देखना, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 कर लेता हूं तो इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो? अगर मैं अल्फा को 0 कर देता हूं तो V रेज टू पावर 0 1, तो प्रेशर कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ किसको शो करेगा बच्चे, बता दो शाबाश, आइसोबारिक को। यहां पर अल्फा लेस देन 1, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 का मतलब पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, शाबाश बता दो, कांस्टेंट। तो यानी कि ये वाली लाइन आपको किसको बताने की कोशिश कर रही है, ये लाइन बच्चा हमारे पास किसको बताने की कोशिश कर रही है, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस को। आ रही है बात समझ में? और लास्ट वाली ये वाली लाइन बच्चा आपके पास क्या है, अल्फा अब ग्रेटर देन 1, अल्फा ग्रेटर देन 1, यानी कि ये लाइन आपके पास किसको बता रही है, आपके आइडियबैटिक प्रोसेस को। और लास्ट है, अगर अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ये वाली वैल्यू ना इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाए, आपका जो आपके वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाए और प्रेशर चेंज होता रहे, तो अगर इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं, अल्फा बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस आपके लिए आ जाता है, आइसोकोरिक। 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात कि मैं अलग अलग ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा। अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या पता लग रहा है, वॉल्यूम की जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो ग्राफ कहाँ की तरफ को आता जाएगा बच्चे, हमारे पास पीवी का ग्राफ कहाँ पर आता जाएगा, नीचे की तरफ।
अगर मैं आपको बोलूं P V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट और P V के पावर क्यूब का आपके पास कांस्टेंट, इन दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको मैं ग्राफ नंबर ए बोल देता हूं, इसको ग्राफ नंबर बी बोल देता हूं। इन दोनों ग्राफ को यहां पर पीवी ग्राफ के अंदर बताना है। देखिए कोई बच्चा बता सकता है कि नहीं बता सकता है? अब बताओ ए ग्राफ इसमें कौन सा है और बी ग्राफ कौन सा है? शाबाश बोलो। नीचे वाला आइसोथर्मल। जो आपके पास बच्चे हैं, आपका जितना बड़ा अल्फा की वैल्यू, तो ये नीचे वाला बी हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये पॉइंट बच्चा अगर मुझे क्लियर है, क्या आप इसको कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक बच्चा आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा बच्चे जूम ने धोखा दे दिया, वरना हमने इसको खत्म कर देना था, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना बच्चे, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।